सिबोरिक डर्माटाइटिस। देखिए, सिबोरिक डर्माटाइटिस का हमें कोई स्पेसिफिक जो काज है उसका हमें कोई खास पता नहीं है, लेकिन हमें बस ये पता है कि इसके अंदर हमें प्रॉब्लम हो रही होती है। अब कौन सी प्रॉब्लम हो रही होती है कि इसमें अगर आप लोग ये बंदा देख रहे हो ना, तो इसकी जो स्किन है वो आप लोगों को थोड़ी थोड़ी रेड सी मिल रही होगी, ठीक है, और रेड सी मिल रही है और साथ में आप लोगों को ना इधर थोड़े थोड़े ये प्लेग से भी मिल रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर एक बंदा आपके पास आता है और उसकी स्किन जो है वो रेड है, रिदमेटस है, और साथ में क्या है कि उसके अंदर आप लोगों को प्लेक्स मिल रहे होते हैं, तो ये वाली जो सारी चीज है, और ये मेनली आप लोगों को कहाँ पे मिल रहे होंगे, ये वो जगह जहां पे आपके जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो ज्यादा होते हैं, वहां पे आप लोगों को ये वाली चीज ज्यादा मिल रही होती है। अब आपको पता है सेबेशियस ग्लैंड्स क्या थे, कल ही हमने पढ़ा था कि हमारा जो फेस होता है, ठीक है, उधर आप लोगों के स्पेसिफिक टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम सेबेशियस ग्लैंड्स कहते होते हैं, और इनका क्या काम था, इनका काम था सीबम को प्रोड्यूस करना। सीबम क्या था, एक ऑयली सेक्रेशन थी जो कि आप लोगों की स्किन के ऊपर आ जाती थी। उससे फायदा ये होता था कि आप लोगों का जब स्किन के ऊपर आप लोगों की आ जाती थी तो उसकी वजह से आप लोगों की जो स्किन है वो ड्राई नहीं होती थी। तो अब ये जो सिबोरिक डर्माटाइटिस है, इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि वो एरियाज जहां पे आपके जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो ज्यादा होते हैं। सेबेशियस ग्लैंड कहां पे ज्यादा होते हैं, सारी सी बात है, आप लोगों की स्कैल्प के ऊपर ज्यादा होते हैं, फेस के ऊपर ज्यादा होते हैं, ठीक है। स्कैल्प पे यार ये सारा आप लोगों का सर की समझो छत कह लो, जहां पे आप लोगों के सारे बाल होते हैं, ठीक है, स्कैल्प पे ज्यादा होते हैं, आपके फेस के ऊपर ज्यादा होते हैं। उसके बाद आप लोगों का ये पेरियोक्यूलर रीजन मींस के ये वाला जो रीजन है पेरियोक्यूलर रीजन, इधर आप लोगों के ये वाले जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अगर ये वाला जो एरिया है वो रेड हो जाए और इधर आप लोगों के प्लेक से बन जाए जो कि थोड़ा आप लोगों को येलो येलो से अपीयर कर रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम सिबोरिक डर्माटाइटिस कहेंगे। इसकी हमें काज का कोई खास पता नहीं है, तो ये आप लोगों के सारे लोगों को अफेक्ट करती है, ये आप लोगों के इन्फेंट्स को भी अफेक्ट कर सकती है, ये आप लोगों के एडल्ट्स को भी अफेक्ट कर सकती है, और ये एसोसिएटेड होती है पार्किंसन डिजीज के साथ। पार्किंसन डिजीज को हमने सीएनएस के अंदर इन डिटेल पढ़ना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी कल आपने मुझे टॉपिक पढ़ाया एक्नी, और एक्नी के अंदर भी जो प्रॉब्लम आ रही थी वो यही आप लोगों के ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो अफेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो अब आप लोगों का ये जो सिबोरिक डर्माटाइटिस है, इधर भी तो आप लोगों के जो स्पेशियस ग्लैंड्स हैं उधर ही पंगा आ रहा है। तो जी बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हो, लेकिन उधर क्या था, उधर आप लोगों के ये जो एक्नी है, इधर सेबेशियस ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, लेकिन ये जो सिबोरिक डर्माटाइटिस है, इधर आप लोगों के जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं, उनकी कोई भी इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं हो रही होती। बस इसमें क्या है कि उस बंदे की स्किन के ऊपर रेड रेड प्लेक से बन रहे होते हैं और कोई खास प्रॉब्लम नहीं होता। इसके काज का भी हमें कोई खास पता नहीं है, लेकिन हमने तुक्का लगाया कि ये आप लोगों की एक फंगस होती है जिसको हम मेलासेजी कहते हैं, उसके साथ एसोसिएटेड होता है, ठीक है। अब हमने तुक्का कैसे लगाया कि ये आप लोगों की फंगस के साथ एसोसिएटेड है, इस फंगस के साथ, क्योंकि एक बंदा आया हमारे पास सिबोरिक डर्माटाइटिस का, उसको मैंने एंटी फंगल्स दे दी, और वो क्या हो गया, मतलब एंटी फंगल्स उसके मुंह पे लगाने के लिए दे दी, और वो बंदा जो है वो ठीक हो गया, ठीक है। तो हमने कहा कि इस बंदे को मोस्टली जो मोस्ट प्रोबेबली जो प्रॉब्लम हो रहा था वो इस फंगस की वजह से हो रहा था। अब ये जो मेलासेजी है वो नॉर्मली आप लोगों की स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है। खैर ये डिजीज जो है हमें तुक्के वाली है, मतलब ना किसी को कोई प्रॉपर काज का पता है, बस हमें ये पता है कि ये होती है, ये मोस्टली ये जो एसोसिएटेड है इस फंगस के साथ एसोसिएटेड है। इसको आप ट्रीट कैसे करोगे, एंटी फंगल्स और स्टीरॉइड्स देके आप लोग इसको ट्रीट कर सकते होते हो। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ सिबोरिक डर्माटाइटिस। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमें इतने काजेस का भी नहीं पता, तो इस वजह से इसमें एमसीक्यूज आने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। इसको जस्ट मैंने रीड करवाना था। आगे चलते हैं। अब आगे आगे हमारे मेन टॉपिक है जहां पे हम थोड़ा सा जरा टाइम लगाएंगे, इनको हम समझेंगे भी। देखिए सबसे पहले जो हमारा इधर टॉपिक आ जाता है वो है ए टॉपिक डर्माटाइटिस। देखिए ए टॉपिक का जब भी वर्ड आता जाए तो आपके जेहन में जो चीज आनी चाहिए वो आनी चाहिए एलर्जी, ठीक है। अब एलर्जी का जब भी कोई वर्ड आता जाए आपके जेहन में ये चीज आनी चाहिए कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हाइपर रिएक्ट कर गया है, ठीक है, किसी ऐसी चीज को हाइपर रिएक्ट कर गया है जो आपकी बॉडी के लिए डैमेजिंग नहीं थी। दोबारा इस बात को मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जब भी ए टॉपिक का वर्ड आता जाए तो आपके जेहन में ये चीज आनी चाहिए एलर्जी। अब जब भी एलर्जी का वर्ड आता जाए तो आपके जेहन में ये चीज आनी चाहिए कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो किसी ऐसी चीज को हाइपर रिएक्ट कर गया है जिसके अगेंस्ट उसको काम नहीं करना चाहिए था। अब इसका क्या मतलब है, नॉर्मली आपको पता है कि फॉर एग्जांपल ये आप लोगों की ब्लड वेसल है, इधर आप लोगों का डब्ल्यूबीसी वगैरह होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर कोई बैक्टीरिया आता है तो इन डब्ल्यूबीसी को इसको मारना चाहिए, तो इसको आप एलर्जी नहीं कहोगे। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि इधर से कोई पोलन आ गया, आपकी बॉडी के अंदर पोलन आ गया, ठीक है, पोलन आपको पता है ये फूलों से निकलते होते हैं, ठीक है। अब पोलन आ गया, अगर आप लोगों की जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो इस पोलन को देख के पागल हो जाएं और इस पर बहुत ज्यादा अटैक कर दें, तो देन आप इसको जो कहोगे इसको आप एलर्जी कहोगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को इस चीज की समझ है। अब पोलन हो गया या कोई भी एलर्जन हो सकता है, ये कोई ड्रग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसको भी आप लोगों के जो डब्ल्यूबीसीज हैं नॉर्मली जिनको रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर ये उस चीज के खिलाफ रिएक्ट कर रहे हैं तो इसको आप क्या कहते होते हो, एलर्जी कहते होते हो। खैर अब हम बात करते हैं हमारी ए टॉपिक डर्माटाइटिस की। इससे इसके नेम से ही हमें पता चल गया डर्माटाइटिस
आइटस मींस इन्फ्लेमेशन, डर्मा मींस स्किन। इट मींस कि इधर आप लोगों की जो स्किन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही है। स्किन की इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही है? बिकॉज कोई ना कोई एलर्जी है, ठीक है। अब वो जो एलर्जी है वो किस वजह से हो सकती है? नॉर्मली आपको पता है कि ये जो एस्मा है ये भी आप लोगों की एक एलर्जी है, ठीक है। उसके बाद एलर्जिक राइनाइटिस है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की फूड एलर्जीज होती हैं। इट मींस कि वो बंदा जिसको कोई भी किसी भी किस्म की और एलर्जी है, उसके अंदर साथ में उसकी स्किन जो है उसकी भी एलर्जी हो सकती है, उसकी भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो इसको हम क्या कह देते होते हैं? इसको हम एटोपिक डर्माटाइटिस कह देते होते हैं। तो आपको पता है जब भी आप लोगों की एलर्जी वगैरह होती है तो उस वक्त आप लोगों की बॉडी के अंदर एक एंटीबॉडी होती है जिसको हम कहते होते हैं आईजीई, इम्यूनोग्लोबिन ई, ठीक है। जिस बंदे को नहीं भी पता उसको अगर ये एंटीबॉडीज की वीडियो चाहिए हुई तो मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों ने उसको देख लेना है, सारी एंटीबॉडीज का आप लोगों को पता चल जाएगा। खैर हम बात करते हैं कि जब भी बंदे को एलर्जी होती है तो उसकी बॉडी के अंदर मेन जो एंटीबॉडी बढ़ जाती होती है वो होती है इम्यूनोग्लोबिन ई। इट मींस कि वो बंदा जिसको एटोपिक डर्माटाइटिस होगा उसके अंदर क्या होगा? उसके अंदर आप लोगों को आईजीई जो है वो बढ़ी हुई मिली होगी। उसके बाद उसकी हिस्ट्री के अंदर कोई ना कोई और एलर्जिक डिजीज होगी। और आपको पता है जब भी आप लोगों को एलर्जी होती है तो उस वक्त खारिश बहुत ज्यादा होती है। इट मींस कि ये वाला जो बंदा आपके पास प्रेजेंट कर जाएगा वो प्रूराइटिस के साथ प्रेजेंट कर जाएगा। बट इज प्रूराइटिस सिंपली आप लोगों का इचिंग को कहते होते हैं। इचिंग मींस कि खारिश को कहते होते हैं। तो उसको क्या होगी जनाब? खारिश हो रही होगी। अब ये जो एसोसिएटेड है ये एसोसिएटेड है इचियोसिस वल्गैरिस के साथ। इचियोसिस वल्गैरिस जो है आगे मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जाके टॉपिक पढ़ाऊंगा। फिलहाल जस्ट आपने एटोपिक डर्माटाइटिस के बारे में जिसको हम एक्जिमा भी कहते होते हैं, ये एक एलर्जिक स्किन कंडीशन है जो कि दूसरी एलर्जिक डिजीजेस के साथ एसोसिएटेड है। और इसमें बंदे को क्या हो रहा होगा? खारिश हो रही होगी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा। और ये वाला जो प्रॉब्लम है ये मेनली आप लोगों के जो इन्फेंट्स हैं उनके अंदर हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो मेनली अफेक्ट कर रहा है ये आप लोगों की फ्लेक्सुरल सर्फेसिस को अफेक्ट कर रहा होता है। अब फ्लेक्सुरल सर्फेसिस कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल अगर मैं ये आप लोगों का बाजू बनाता हूं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप ये देखें ना, ये आप लोगों का बाजू है, तो ये बाजू की जो एंटीरियर ये उसने एल्बो आप लोगों की दिखाई हुई है। तो ये जो बाजू की एंटीरियर साइड है, ये वाली जो साइड है एल्बो की, इसको हम कहते हैं फ्लेक्सुरल सर्फेस। जबकि आप लोगों की ये जो नी सॉरी क्या कहते हैं एल्बो की बैक वाली साइड होगी ना, इसको आप कहोगे एक्सटेंसर सर्फेस। खैर आपको पता चल गया। इट मींस कि आप लोगों की ये वाली जो एटोपिक डर्माटाइटिस था इसके अंदर मेनली क्या हो रहा था? मेनली आप लोगों की इचिंग बहुत ज्यादा हो रही होगी। इट मींस जाहिर सी बात है वो वाला जो एरिया होगा वो रेड हो जाएगा ना, एरिथमेटिस हो जाएगा, ठीक है। जब आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा इचिंग वगैरह करोगे तो वो आपको इस तरह कर सकता है कि इस तरह करके एमसीक्यूज दे सकता है कि एक मेरे पास बच्चा आया है और उसको क्या है कि बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, साथ में उसको एस्थमा भी है। जब मैं उसके ब्लड के अंदर चेक करता हूं तो मुझे जो आईजीई है उसका लेवल काफी ज्यादा मिल रहा है। तो आपका जो माइंड जाना चाहिए वो किसकी तरफ जाना चाहिए? एटोपिक डर्माटाइटिस की तरफ जाना चाहिए, जिसको हम क्या कहते होते हैं? जिसको हम एक्जिमा भी कहते होते हैं। ये जो आप लोगों की ये एक कॉमन इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जो मेनली किसको अफेक्ट कर रही थी? ये आप लोगों के बच्चों को अफेक्ट कर रही होती है। दूसरी बात जो कि इधर नहीं लिखी हुई लेकिन ये आप लोगों को यूएसएमएल की एमसीक्यूज के अंदर आया हुआ है कि ये कब इसकी जो कंडीशन है वो वर्स हो जाएगी? तो जब वो बंदा लो ह्यूमिडिटी के अंदर जाएगा। अब लो ह्यूमिडिटी कहां पे होती है? आपको पता है जब आप लोगों की सर्दियां आती हैं तो उस वक्त जो एयर के अंदर ह्यूमिडिटी का लेवल होता है वो कम हो जाता होता है। मींस कि एयर खुश्क हो जाती है, एयर ड्राई हो जाती है। तो आप इट मींस कि आपको एमसीक्यूज किस तरह आ सकता है कि एक बच्चा मेरे पास आया है, ठीक है, और सर्दियों के अंदर उसको जो खारिश है एक एरिया के अंदर बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि जब आप लोगों की लो ह्यूमिडिटी होती है तो उसकी वजह से आप लोगों की ये जो एटोपिक डर्माटाइटिस की कंडीशन है वो वर्स हो जाती है। एक तो लो ह्यूमिडिटी इसको कंडीशन को वर्स करवा सकती है और दूसरा आपने याद रख लेना है एक्सेसिव हीट। अगर क्या हो कि गर्मी बहुत ज्यादा हो तो वो भी चीज है वो भी इस कंडीशन को वर्स करवा सकती होती है। अब इसका थोड़ा सा आप लोगों को मजीद कंसेप्ट आने चाहिए कि ये जो आप लोगों का था एटोपिक डर्माटाइटिस, ये वाला जो एटोपिक डर्माटाइटिस है इसके अंदर मेनली प्रॉब्लम क्या हो रहा है? देखिए इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो काफी मल्टीफैक्टोरियल है, सिर्फ एक काज नहीं बन रहा होता, इसकी पैथोजेनेसिस काफी ज्यादा मल्टीफैक्टोरियल है। लेकिन इधर जो एक चीज है उसका हमें पता है कि देखिए आप लोगों की जो स्किन है उसके अंदर एक प्रोटीन होती है। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों की स्किन है तो इसके अंदर एक प्रोटीन होती है फिलेग्रिन। ये चीजें मैं थोड़ा सा एमएलई के लेवल पे जाके पढ़ा रहा हूँ। देखिए आप लोगों की क्या कहते हैं जो स्किन है उसके अंदर एक प्रोटीन होती है फिलेग्रिन। अब ये क्या करती होती है? ये एज एक्ट करती होती है स्किन बैरियर। लेकिन अगर क्या हो, अगर फॉर एग्जांपल ये जो फिलेग्रिन है वो ठीक ना हो तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप लोगों का जो स्किन का बैरियर है वो खराब हो जाएगा। आपको पता है स्किन एज अ बैरियर एक्ट कर रही होती है इन्फेक्शन वगैरह को। और दूसरी बात ये कि ये आप लोगों का इधर से वाटर को वेपोरेट नहीं होने दे रही होती। अब ये जो स्किन बैरियर था उसके अंदर कौन इन्वॉल्व था? उसके अंदर आप लोगों की प्रोटीन इन्वॉल्व थी फिलेग्रिन।
अब क्या हुआ कि ये जो फिलाग्रिन है इसकी क्या होगी है, म्यूटेशन होगी है। जेनेटिकली एक बंदा था और उसके अंदर क्या थी, म्यूटेशन थी फिलाग्रिन की। अब ये जो फिलाग्रिन है वो प्रॉपर नहीं बन पाएगी। अब बताओ आप लोगों की जो स्किन है वो एज अ बैरियर एक्ट कर पाएगी? इधर से वाटर भी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। जब वाटर भी इवेपोरेट हो जाएगा तो उसकी स्किन जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो जनाब ड्राई हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जब वो बंदा बाहर जाएगा तो उसमें आपको पता है बाहर में काफी ज्यादा इन्वायरमेंट के अंदर डस्ट होती है, पोलन्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो जब उसकी स्किन के ऊपर आके लगेंगी, अब क्या है कि स्किन का बैरियर खराब हुआ पड़ा है तो वो नीचे आ सकती हैं। जब वो नीचे आ सकती हैं तो वो स्किन को पेनिट्रेट करके नीचे आ गई हैं। तो जब आपको पता है कोई भी चीज आप लोगों का एलर्जन आप लोगों की बॉडी के अंदर आता है तो उसके खिलाफ आप लोगों की जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो पागलों की तरह रिएक्ट कर देते होते हैं। तो इधर क्या हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी। ठीक है, जब इधर इट मींस के इधर आप लोगों की क्या हो जाएगी, स्किन की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन हम किसको कहते होते हैं, आप लोगों के जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनका ब्लड वेसल से निकल के बाहर आ जाना अलोंग विद सम फ्लूइड, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम इन्फ्लेमेशन कहते होते हैं। डब्ल्यूबीसीज बाहर क्यों आए हैं, क्योंकि ऊपर से एलर्जन आया है। ऊपर से एलर्जन क्यों आया है, क्योंकि आप लोगों का जो स्किन का बैरियर है वो खराब हो गया है। तो ये जो एटोपिक डर्माटाइटिस है इसमें इसकी पैथोजेनेसिस आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी कि कोई भी एलर्जन होगा और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आप लोगों की जो स्किन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो इसको हमने क्या कह दिया, इसको हमने एटोपिक डर्माटाइटिस कह देते होते हैं। अब आगे एक और चीज आ जाती है, एक और चीज क्या आती है, वो होता है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। अब एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस ये बिल्कुल इधर भी आप लोगों की स्किन की इन्फ्लेमेशन हो रही है। देखें डर्माटाइटिस डर्माटाइटिस इधर भी स्किन की इन्फ्लेमेशन हो रही है, इधर भी आप लोगों की एलर्जी ही है, लेकिन ये है कॉन्टैक्ट। इट मींस के इधर कोई ना कोई चीज कॉन्टैक्ट करेगी देन उस बंदे को वो सारी प्रॉब्लम होगी, मींस के इचिंग वगैरह, और देन वो सारा एलर्जिक रिएक्शन होगा। एटोपिक डर्माटाइटिस और एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के दरमियान में डिफरेंस क्या है कि ये जो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है इसमें बेसिकली वो बंदा अपनी स्किन के ऊपर कोई ना कोई चीज लगाएगा। अब कोई ना कोई चीज क्या लगा सकता है, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक आप लोगों की नियोमाइसिन अपनी स्किन के पे लगा सकता है, उसके खिलाफ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। या फॉर एग्जांपल उसने कोई वॉच पहनी हुई है और उसके अंदर निकल है, देखें इधर तो उसने निकल लिख दिया, लेकिन जो यू वर्ड का क्वेश्चन आया उसने वो कहा है कि वो बंदा वॉच पहनता है। ठीक है, अब आपको पता है जो वॉचेज है उनके अंदर क्या होता है, आप लोगों का निकल होता है। अब और क्या आप लोगों को साथ में आ सकता है, फॉर एग्जांपल आ सकता है कि वो बंदा जो है एयर रिंग्स पहनता है, तो एयर रिंग्स के अंदर भी क्या होता है, निकल होता है। या फॉर एग्जांपल आपको वो कह सकता है कि वो बेल्ट पहनता है, तो बेल्ट के जो बकल्स होते हैं उनके अंदर भी निकल होता है। अब वो फॉर एग्जांपल ये वाली जो सारी चीजें हैं, ये मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल उस बंदे का हाथ है और उसने ऊपर वॉच पहनी हुई और इसके अंदर क्या था, निकल था। अब ये जो निकल था वो क्या कर सकता है कि वो इधर से रिलीज होकर उसकी स्किन के ऊपर जाएगा, स्किन के ऊपर पेनिट्रेट करके वो नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा इसके खिलाफ क्या हो जाएगी, आप लोगों का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। जब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा तो आप लोगों की इधर क्या हो जाएगी, सारी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है इसमें पहले किसी ना किसी चीज का कॉन्टैक्ट होगा, जबकि एटोपिक डर्माटाइटिस के अंदर किसी चीज का कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था। डायरेक्टली देखे ना, इन्वायरमेंट से कोई ना कोई चीज आ रही थी और वो डायरेक्टली अंदर जा रही थी, उधर किसी ना किसी चीज का कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है इसके अंदर आप लोगों का कॉन्टैक्ट हो रहा होता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को निकल का बता दिया कि आपको हिस्ट्री में कैसे आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल वॉच का आ सकता है, इयर रिंग्स का आ सकता है, बेल्ट बकल का आ सकता है, या आप लोगों का दूसरा होता है पॉइजन आईवी। पॉइजन आईवी क्या है, ये आप लोगों का एक प्लांट है, ठीक है, जो कि अमेरिका के अंदर होता है और इससे एक ऑयल प्रोड्यूस होता है। अगर वो ऑयल जो है वो आप लोगों की स्किन के ऊपर लग जाए तो वो भी आप लोगों की स्किन की इन्फ्लेमेशन करवा सकता है। तो इसको भी आप क्या कहोगे, इसको भी आप एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कहोगे। बाकी अगर वो बंदा नियोमाइसिन यूज कर रहा है अपनी स्किन के, इसके खिलाफ भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। बाकी जहां से आप लोगों का एमसीक्यूज आया है वो है कि वो बंदा जो है कोई टॉपिकल मेडिकेशन यूज कर रहा होगा, कोई भी स्किन के ऊपर मेडिसिन यूज कर रहा होगा। आप लोगों ने इधर लिख लेना है कि टॉपिकल मेडिकेशन यूज कर रहा होगा और देन वो आपके पास आ जाएगा कि उस जगह पे, उस जगह के ऊपर एक तो वो जगह जो है वो रेड हुई पड़ी होगी, और दूसरी बात ये है कि वो जो है वो मतलब उधर बहुत ज्यादा इचिंग हो रही होगी, उधर जो है आप लोगों को बर्निंग सेंसेशन वगैरह आ रही होगी। तो अगर ये वाली सारी चीजें मिल रही हैं, एक बंदा है वो कोई टॉपिकल मेडिकेशन यूज कर रहा है, देन वो मेरे पास आ जाता है, या उसने कोई वॉच पहनी हुई है देन वो मेरे पास आ जाता है कि उस एरिया के ऊपर इचिंग हो रही है, उस एरिया के ऊपर बर्निंग सेंसेशन हो रही है, तो आपका ज़ेन जो जाना चाहिए वो मस्ट एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस की तरफ जाना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये आप लोगों का टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। देखिए आपके पास 4 तरह के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं जिनकी अभी तो मैं डिटेल नहीं पढ़ा सकता, लेकिन जस्ट मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप लोगों का ये जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है इसमें आपके जो लिम्फोसाइट्स हैं वो डायरेक्टली आप लोगों का इन्वॉल्व होते हैं, वो डायरेक्टली आप लोगों की स्किन को अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही होती है।
टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है कि आप लोगों की ब्लड के अंदर क्या होंगे, लिम्फोसाइट्स होंगे। तो ये जो लिम्फोसाइट्स हैं, अगर ये डायरेक्टली जाके आप लोगों की जो स्किन है उसको अटैक करना शुरू कर दें, तो उसकी वजह से अगर आप लोगों की जो स्किन है वो इन्फ्लेम हो जाए, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते होते हो। आपको पता है ये जो लिम्फोसाइट्स हैं वो क्यों पागल हुए हैं, क्योंकि इधर उसने कोई ना कोई अलर्जन यूज किया था, लाइक कोई मेडिकेशन यूज की थी, कोई निकल था, पॉइजन आईवी थी, नियोमाइसिन था, या कोई फॉर एग्जांपल डाई वगैरह हो सकती है, कोई भी ऐसी चीज जो उसने उसके ऊपर लगाई और देन उसको एलर्जी होगी, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस कह देते हो। तो ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि आपको पता है कोई ना कोई एलर्जन आया था। एलर्जन की टाइप्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब देखिए यहां तक बात खत्म नहीं होती, बात ये आ जाती है, आपको वो कहेगा, ठीक है, यहाँ से एमसीक्यूज आया हुआ है, इसी वजह से मैं इसको इन डिटेल पढ़ा रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल वो आपको कहेगा कि बायोप्सी पे इन एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस मुझे बायोप्सी पे क्या फाइंडिंग जो है वो मिल रही होगी, तो आपने कहना है कि ऑन बायोप्सी मुझे इंट्रासेलुलर एपिडर्मल एडिमा मिल रहा होता है। जरा इस चीज को मैं आप लोगों को दोबारा बेसिक्स के ऊपर लेके जाना चाहूंगा। देखिए कल ही हमने पढ़ा था, कल हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी जिसका मैंने आप लोगों को कहा था कि ये आगे जाके हमारे काम आएंगी। तो एक हमने जो टर्म पढ़ी थी वो थी स्पॉन्जियोसिस। अब ये स्पॉन्जियोसिस क्या था, इसमें आप लोगों की जो एपिडर्मस थी उधर फ्लूइड की अकामुलेशन हो रही थी, तो इसको हम क्या कहते होते थे, इसको हम स्पॉन्जियोसिस कहते होते थे। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग ये स्किन की लेयर्स देखें, इधर हमारे पास डायग्राम थी, हाँ ये देखें, अगर आप लोग ये स्किन की लेयर देखें, ऊपर से क्या आएगा, ऊपर से जनाब आप लोगों का एलर्जन आएगा, फॉर एग्जांपल इस तरह करके ऊपर से एलर्जन आएगा। जब ये ऊपर से एलर्जन आएगा तो आप लोगों के जो लिम्फोसाइट्स हैं वो इसको अटैक कर देंगे। जब वो लिम्फोसाइट्स इसको अटैक करेंगे तो इधर ये वाला जो एरिया वो स्वेल हो जाएगा, इधर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इधर जो काफी ज्यादा फ्लूइड है वो आ जाएगा। जब इट मीन्स कि आप लोगों की जो एपिडर्मस है उधर क्या आ रहा है, उधर काफी ज्यादा फ्लूइड अकामुलेट हो रहा है। तो इसको मैं क्या कह देता हूं, इसको मैं कहता हूं कि ऑन बायोप्सी मुझे इंट्रासेलुलर एपिडर्मल एडिमा मिल रहा होता है। बट इस एडिमा कि आप लोगों की इधर से ब्लड वेसल गुजर रही थी और इधर से लीक हो जाए फ्लूइड, और वो जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर अकामुलेट हो जाए, ये देखिए इंट्रावेस्कुलर स्पेस थी, ये है, इसको मैं कहूंगा एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस। तो आप लोगों का जो फ्लूइड है वो अकामुलेट हो गया है एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस के अंदर, तो इसको हम कहते होते हैं एडिमा। इट मीन्स के ऑन बायोप्सी मुझे क्या फाइंडिंग मिल रही है, मुझे जनाब एडिमा मिल रहा है। ठीक है, एडिमा कहाँ पे मिल रहा है, फ्लूइड कहाँ पे अकामुलेट हो रहा है, मेरी जो एपिडर्मस है उसके अंदर अकामुलेट हो रहा है। अगर मैं मोर स्पेसिफिकली कहूं तो एपिडर्मस के जो सेल्स हैं उनके दरमियान में फ्लूइड अकामुलेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये सेल्स हैं तो इनके दरमियान में फ्लूइड अकामुलेट हो रहा है। इट मींस के पूरी टर्म क्या बन गई, इंट्रासेलुलर सेल्स के दरमियान में एपिडर्मल, एपिडर्मस के सेल्स के दरमियान में क्या हो रहा है, एडिमा हो रहा है, फ्लूइड अकामुलेट हो रहा होता है। इट मींस के ऑन बायोप्सी मुझे जो फाइंडिंग मिल रही होगी इन एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, दैट इज इंट्रासेलुलर एपिडर्मल एडिमा। और वो किस वजह से हो रहा होगा, क्योंकि आप लोगों के जो लिम्फोसाइट्स हैं, जो इयोसिनोफिल्स हैं, वो इधर इनफिल्ट्रेट कर चुके होंगे। तो इधर कौन आए हुए होंगे, आप लोगों की जो लिम्फोसाइट्स हैं, आपको पता है ये आपके आर्मी सेल्स होते हैं, आपके इयोसिनोफिल्स होते हैं, ये सारे इधर आए हुए होंगे। तो ये पूरी लाइन आपने इसी तरह लिख लेनी है, यूवर्ड से मैंने उठाई है, इंट्रासेलुलर एपिडर्मल एडिमा और साथ में विद इनफिल्ट्रेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड इयोसिनोफिल्स ऑन बायोप्सी आपको मिल रहा होता है। अब देखें वो इतना अच्छा नहीं है कि वो डायरेक्टली आप लोगों को ये कह दे कि मुझे इंट्रासेलुलर एपिडर्मल एडिमा मिल रहा है, वो इसके लिए हमारी जो मेडिकल टर्म है वो यूज करेगा। तो आपको पता है इसके लिए हमारी जो मेडिकल टर्म होती है वो क्या होती है, स्पॉन्जियोसिस। इट मींस कि ऑन बायोप्सी इन एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस मुझे क्या मिल रही होती है, मुझे जनाब स्पॉन्जियोसिस मिल रही होती है। तो उसने दोनों चीजें, ये वाली टर्म भी यूज की है, ये भी यूज की है, दोनों में पूछना वो यही आप लोगों की बायोप्सी की फाइंडिंग चाह रहा था। तो ऑन बायोप्सी अगर आप लोगों को ये फाइंडिंग मिल रही है तो आपने चुप करके जो अपना आंसर लगाना है वो लगा देना होता है एलर्जिक कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ एलर्जी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, जिसमें एलर्जन के साथ कोई कनेक्शन हो रहा था, कॉन्टैक्ट हो रहा था, और देन उसके बाद आप लोगों की जो स्किन है वो इन्फ्लेम कर रही थी। मैं जरा पानी पी लूं, देन आगे चलते हैं।
अच्छा, अब आपका ये बात आ जाती है कि हम इसको ट्रीट कैसे करेंगे। जारी सी बात है, एलर्जिक रिएक्शन है तो आपने क्या दे देनी होती है, एंटी एलर्जिक्स दे देनी है, तो उससे जारी सी बात है ये वाला जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। एलर्जी की ट्रीटमेंट क्या होती है, एंटी एलर्जिक देनी है ना, तो आपने एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स दे देनी है, उससे उससे उसकी ये वाली जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती होती है। देन आगे चलते हैं। अब ये दोनों मैंने क्यों डिटेल से पढ़ाया, क्योंकि इसमें 4-5 एमसीक्यू थे इसमें, इन दोनों में से एमएलए के, तो इस वजह से मैं जरा इनकी इन डिटेल चला गया। देन आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक आ गया मिलेनोसिटिक नेवस, जिसको हम कहते होते हैं मोल, जिसको आप लोगों का उर्दू में कहते होते हैं तिल। ये हमारे साथ एक लड़का था, वो कहता था कि जनाब तेरी वो सराइकी में कहता था, तेरी ठोडी दा तिल मेरा कटदा है दिल, इस तिल नु हटा नहीं तो मैं मरदा। तो आज हम बात करते हैं कि ये जो तिल है ये होता क्या है। ये बेसिकली आप लोगों का जो तिल है वो एक ट्यूमर है, ठीक है। अब ट्यूमर क्या होता है, आप लोगों के जो सेल्स हैं अगर वो एबनॉर्मली प्रोलिफरेट करना शुरू कर दें, अगर वो क्या कहते हैं अनकंट्रोलेबली प्रोलिफरेट करना शुरू कर दें, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम ट्यूमर कहते होते हैं। अगर वो जो ट्यूमर है, अगर वो जो सेल्स हैं जहां पे वो अनकंट्रोलेबली प्रोलिफरेट कर रहे हैं, अगर वो उसी जगह पे रहेंगे तो उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम बिनाइन ट्यूमर कहते होते हैं। अगर ये वाला जो ट्यूमर है इसके अंदर पोटेंशियल हो कि वो दूसरी जगह तक स्प्रेड कर जाए, तो उसको हम मेटास्टेटिक ट्यूमर कहते होते हैं। लेकिन ये जो आप लोगों का मिलेनोसेटिक निवस होता है, जिसको हम मोल भी कहते होते हैं, जिसको उर्दू में तिल भी कहते होते हैं, ये आप लोगों का एक बिनाइन ट्यूमर है। ये किस चीज का ट्यूमर है, ये आप लोगों के जो मिलेनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। मिलेनोसाइट्स आप लोगों को पता है कौन थे, मिलेनोसाइट्स वो सेल्स थे जो कि क्या कर रहे थे, जो कि मेलानिन को प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, आप लोग जो स्किन है उसका कलर डार्क हो रहा था, ठीक है। अब क्या हो कि अगर वो अनकंट्रोलेबली प्रोलिफरेट करना शुरू कर दें, वो बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट कर जाएं, इट मींस कि वो बहुत ज्यादा मेलानिन को प्रोड्यूस करेंगे। इट मींस कि जहां पे वो अनकंट्रोलेबली प्रोलिफरेट कर रहे हैं वहां पे कलर बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा। तो आई होप आज आप लोगों को इस चीज की समझ लग रही होगी कि जो आप लोगों को तिल निकल रहे होते हैं वो इतने ज्यादा डार्क क्यों होते हैं, क्योंकि बेसिकली वो ट्यूमर्स है। वो किसके ट्यूमर्स हैं, वो आप लोगों के मिलेनोसाइट्स के ट्यूमर्स हैं। तो जब भी मिलेनोसाइट्स बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। जब आप लोगों का मेलानिन बहुत ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है स्किन का कलर जो है वो बहुत ज्यादा डार्क हो जाता होता है। तो आप लोगों का मिलेनोसाइटिक नेवस क्या है, दैट इज बिनाइन ट्यूमर ऑफ मिलेनोसाइट्स। तो ये आप लोगों का एक बिनाइन ट्यूमर होता है। अब इसको जरा हम एमएलई के लेवल पे जाके पढ़ते हैं। तो इसको हमने क्या किया, इसको हम 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ मिलेनोसाइट्स। अगर फॉर एग्जांपल मुझे जरा डायग्राम ढूंढने दे, हाँ ये देखिए, देखिए हमने क्या किया कि ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी, अगर फॉर एग्जांपल हमने सेल को निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो हमारा ये जो मोल होता है, ये नेवस होता है, इसको हमने 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमारे पास आ जाता होता है जंक्शनल नेवस। जंक्शन नेवस किसको हम कहते होते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे हैं कि ये उसकी क्या है, ये आप लोगों की एपिडर्मस है और ये नीचे होती है डर्मस है। अब क्या था कि आप लोगों के नॉर्मली आपको पता है कि ये वाली जो लेयर होती थी हमारी एपिडर्मस की, इसको हम क्या कहते थे, स्ट्रेटम बेसाले, बेसल लेयर ऑफ एपिडर्मस कहते होते थे। अब क्या हो कि इधर आप लोगों के जो मिलेनोसाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं कि इधर वो बहुत ज्यादा ग्रो कर गए हैं। तो अगर एट द जंक्शन ऑफ एपिडर्मस एंड डर्मस हमारे जो मिलेनोसाइट्स हैं वो अनकंट्रोलेबली ग्रो कर रहे हैं, तो ये वाला जो नेवस होगा इसको हम जंक्शनल नेवस कहते होते हैं। क्योंकि ये कहां पे हो रहा है, ये आप लोगों का एट द जंक्शन हो रहा होता है। अगर आप लोग फॉर एग्जांपल देखना चाह रहे हो कि जो जंक्शनल नेवस है वो आप लोगों को किस तरह का दिख रहा होता है, तो ये कुछ इस तरह का अपीयर कर रहा होता है। ये होता है ब्राउन मैक्यूल होता है। मैक्यूल कल ही तो हमने पढ़ा था कि आप लोगों की जो फ्लैट लीजन्स होती हैं वो स्किन लीजन्स, जिसमें अगर आप ऊपर से हाथ लगाओ और वो फ्लैट हो और वो लेस देन 1 सेंटीमीटर हो, तो उनको आप क्या कहते होते थे, उनको आप मैक्यूल्स कहते थे। तो आप लोगों का ये जो क्या कहते हैं जंक्शनल नेवस है वो क्या होता है, वो बेसिकली अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो वो ब्राउन मैक्यूल होता है, ठीक है। डार्क उसका जो दरमियान में से जो कलर होगा वो क्या होगा, वो डार्क होगा। तो एक तिल की ये किस्म आ गई जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम जंक्शनल नेवस कह रहे होते हैं। देन दूसरा आ जाता है, यहां से एमसीक्यूज आया, जंक्शनल नेवस से एमसीक्यूज आया, आई थिंक सो। देन आगे चलते हैं। देन अगली जो हमारे पास टाइप आ जाती है वो होता है कंपाउंड नेवस। अब ये जो कंपाउंड नेवस है उसमें क्या होगा कि ये वाले जो सेल्स हैं ये कुछ ऊपर तो रहेंगे लेकिन साथ में थोड़े बहुत जो हैं वो नीचे भी आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल इस तरह करके आप देख सकते हैं कि ये क्या है कि ये नीचे भी आए पड़े हैं। तो अगर आप लोगों को एपिडर्मस के अंदर और साथ में जो डर्मस है दोनों के अंदर मिलेनोसाइट्स मिल रहे होते हैं, तो ये वाला जो नेवस होता है इसको हम कंपाउंड नेवस कहते होते हैं, ठीक है। अब देखें जंक्शनल नेवस और कंपाउंड नेवस के दरमियान में फर्क क्या आ गया। जंक्शनल नेवस के अंदर आप लोगों के ये जो मिलेनोसाइट्स
मेलेनोसाइट्स थे ये सिर्फ जंक्शन के ऊपर थे, जबकि आप लोगों का जो कंपाउंड नेवस होता है इधर आप लोगों के जो मेलेनोसाइट्स हैं वो आप लोगों की एपिडर्मस और डर्मस दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कि ये जंक्शन के ऊपर भी है, नीचे डर्मस के अंदर भी होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग देखना चाहो तो ये वाला जो कंपाउंड नेवस होता है आपने देखा होगा कि कुछ तिल जो होते हैं वो आप लोगों की बॉडी से थोड़ा सा उभरे हुए होते हैं, थोड़ा सा उभार सा बना होता है। तो वो तिल जो आप लोगों की बॉडी से थोड़ा सा उभार बना हो तो आपको पता है आप लोगों की स्किन को कोई भी लीजन जो कि फ्लैट ना हो तो उसको हम क्या कहते होते हैं, उसको हम पेप्यूल कहते होते हैं। तो पेप्यूल कौन सी जिसकी मतलब साथ में वो लेस देन 1 सेंटीमीटर भी होनी चाहिए, ठीक है। वो लीजन जो कि आप लोगों की स्किन के ऊपर उभार सा बना हो और साथ में क्या है कि वो लेस देन 1 सेंटीमीटर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पेप्यूल कहेंगे। तो ये जो कंपाउंड नेवस है स्किन के ऊपर किस तरह अपीयर कर रहा होता है, एज अ यूनिफॉर्म सिमेट्रिक पेप्यूल जो है वो अपीयर कर रहा होता है। ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह करके आप लोगों को अपीयर कर रहा होता है। देन हमारे पास लास्ट वन आ जाता है जो क्या इंट्राडर्मल नेवस। अब ये जो इंट्राडर्मल नेवस है इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों के जो मिलेनोसाइट्स हैं वो बिल्कुल नीचे आ जाएंगे। अब इधर जो मिलेनोसाइट्स हैं वो सिर्फ आप लोगों को डर्मस के अंदर मिल रहे होते हैं, तो इसी वजह से इसका नेम क्या आ गया, इसका नेम आ गया इंट्राडर्मल नेवस। अगर आप लोग इंट्राडर्मल नेवस को देखना चाहते हो तो ये आप लोगों की स्किन के ऊपर इस तरह करके ना बम्प सा बना रहा होता है, जिससे आप देख सकते हैं कि ये इस तरह करके स्किन के ऊपर प्रॉपर बम्प सा बना रहा होता है। तो ये जो डोम शेप्ड पेप्यूल होता है, ये वाला जो तिल सा होता है, इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम इंट्राडर्मल नेवस कहते होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ नेवस पढ़ी, हमने तिलों की 3 किस्में पढ़ी। एक था हमारा जंक्शनल नेवस जो कि सिर्फ फ्लैट होता था, दूसरा था हमारे पास कंपाउंड नेवस जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ था, जबकि एक था हमारे पास इंट्राडर्मल नेवस जो कि काफी ज्यादा उभरा हुआ होता था। उसके बाद हमने देखा कि अगर हिस्टोलॉजी पे अगर हम देख रहे हैं तो जो आप लोगों का जंक्शनल नेवस होता था उसमें मिलेनोसाइट सिर्फ जंक्शन के ऊपर होते थे, जबकि हमारा जो कंपाउंड नेवस होता था इधर दोनों जगह पे होते थे, जबकि हमारा जो इंट्राडर्मल नेवस होता था इधर जो मिलेनोसाइट्स हैं वो सिर्फ डर्मस के अंदर होते थे। तो जनाब ये था हमारा मिलेनोसिटिक नेवस जो कि आप लोगों का एक ट्यूमर होता है। और इसमें हमने क्या किया, हमने इसकी 3 टाइप्स, एक हमने पढ़ा इंट्राडर्मल नेवी जो कि क्या था, जो कि आप लोगों का पेप्यूल था, दूसरा हमने पढ़ा जंक्शनल नेवी जो कि क्या होता था, फ्लैट मैक्यूल होता था। तो जनाब ये था मिलेनोसिटिक नेवस। देन आगे बात करते हैं, आगे आ गया सूडोफोलिकुलाइटिस बार्बी। देखिए अक्सर आप लोगों ने शेव करवाई होगी, जो सारी सी बात है मेल है उन्होंने शेव करवाई होगी। तो जब आप शेव करवाते हो तो उसके तकरीबन 1 या 2 दिन बाद आपकी जो जा लाइन होती है उधर बहुत बारीक बारीक से छोटे छोटे से दाने बन जाते हैं, और उन दानों के अंदर जब आप दबाते हो तो उनमें से पस भी निकलती होती है। तो वो वाले जो दाने बन रहे होते हैं और जो पस सी बन रही होती है उसको हम, ये वाली जो कंडीशन होती है इसको हम सूडोफोलिकुलाइटिस बार्बी कहते होते हैं। बार्बी का वर्ड क्यों आया, क्योंकि बार्बर के पास जाके आप लोग जाहिर सी बात है शेव करवाते होते हो, इस वो जो दाने से बन रहे होते हैं उनको हम रेजर बम्प्स भी कहते होते हैं, क्योंकि रेजर शेव करवाने के बाद आए ना, रेजर यूज करने के बाद आए। अब वो वाले जो दाने हैं वो बेसिकली क्यों बन रहे होते हैं, देखिए जब फॉर एग्जांपल ये आप देखेंगे आपकी स्किन है तो इस तरह करके ऊपर से हेयर निकला हुआ होता है। जब आप लोग शेव करवाते हो तो ये ऊपर से जो हेयर है वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, जाहिर सी बात है इधर से जो हेयर होगा वो ऊपर से खत्म हो जाएगा, आपने शेव कर दी। अब नीचे से हेयर ने दोबारा ऊपर की तरफ ग्रो करना होता है, लेकिन अगर क्या हो कि ये वाला जो हेयर है वो करली हो और वो ऊपर की तरफ आप नहीं जाएगा, अब वो क्या रहेगा, अब वो नीचे ही रह जाएगा। जब वो नीचे ही आप लोगों का स्मॉल हेयर नीचे स्किन के नीचे ट्रैप हो जाता है तो उसकी वजह से आप लोगों की स्किन के नीचे इस तरह इन्फ्लेमेशन हो जाती होती है। तो ये वाली जो स्किन की इन्फ्लेमेशन है इसकी वजह से आपको पता है इधर स्वेलिंग हो जाएगी, तो इधर बम्प सा बन जाता होता है। तो ये बेसिकली आप लोगों का सूडोफोलिकुलाइटिस बार्बी क्या है, इसके अंदर आप लोगों की वो सारी प्रॉब्लम क्यों आ रही होती है, क्योंकि आप लोगों का जो छोटा सा हेयर था वो नीचे ट्रैप हो गया है आफ्टर शेव। जो जारी सी बात है हेयर छोटे हो गए, हेयर छोटे हो गए तो वो स्किन के नीचे ट्रैप हो गए। अब उसके खिलाफ क्या हुआ है, उसके खिलाफ आप लोगों का इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हुआ है। जब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हुआ है तो आप लोगों की स्किन के ऊपर बम्प सा बन गया है। तो आपको बताया जो स्किन के ऊपर बम्प बनता होता है उसको आप क्या कहते होते हो, उसको आप पेप्यूल कहते हो। अब ये स्किन का बम्प क्यों बना, क्योंकि इधर आप लोगों के व्हाइट ब्लड सेल्स आए थे। अब ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं देन इधर से मर जाएंगे, तो जो मरे हुए व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनको हम क्या कहते होते हैं, पस कहते होते हैं। तो अब ये वाला जो बम्प है कुछ दिनों बाद क्या हो जाता होता है, येलो हो जाता है, और इसमें से आप लोगों का गंद सा येलो सा गंद निकलना शुरू हो जाता है। तो वो जो येलो सा गंद होता है वो बेसिकली आप लोगों की पस होती है, और आप लोगों की पस क्या होती है, वो बेसिकली आप लोगों के मरे हुए WBCs होते हैं। तो आप लोगों का जो पस से आप लोगों का वो ये वेजिकल जो कि पस से भरा हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पस्ट्यूल कहते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेंगे, पेप्यूल्स बनेंगे, देन क्या बन सकते हैं, आप लोगों के पस्ट्यूल बन सकते होते हैं। और इधर खारिश भी होती है और ये थोड़े से पेनफुल भी होते हैं, और ये मोस्टली कहाँ पे हो रहे थे, जा लाइन के ऊपर हो रहे होते हैं, और ये मोस्टली उन लोगों के अंदर होते हैं जिनके करली हेयर होते हैं। तो आपको पता है करली हेयर मोस्टली आप लोगों के ब्लैक पीपल के अंदर होते हैं। तो ये था हमारा सूडोफोलिकुलाइटिस बार्बी, जिसमें क्या था, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहा था किसको, हेयर के खिलाफ, जो कि स्किन को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। देन आगे जा जाते हैं, अगला हमारा टॉपिक
आगे हमारे पास आ गया सोरियासिस। अच्छा, मैं आप लोगों को सोरियासिस के बारे में बता रहा था कि ये सोरियासिस क्या है। ये आप लोगों की स्किन की एक इन्फ्लेमेशन है, जिसमें क्या होगा कि आपकी स्किन के ऊपर प्लेक से बन जाएंगे। प्लेक हम किसको कहते होते थे, कल ही तो हमने पढ़ा कि आप लोगों की स्किन के ऊपर किस तरह का उभार बन जाए, फॉर एग्जाम्पल इस तरह करके उभार बन जाए जो कि मोर देन 1 सेंटीमीटर हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम प्लेक कहते होते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये एच वाली डायग्राम देख रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप देख सकते हैं कि उसकी स्किन के ऊपर क्या बने हुए हैं, ये इस तरह करके उभार से बने हुए हैं। तो ये वाले जो उभार से बने हुए हैं, बेसिकली ये क्या है, इनको हम प्लेक कहते होते हैं। और ये वाले जो बार बने हैं, ये बम से बने हैं। ये क्यों बने हैं, बिकॉज आप लोगों की स्किन के अंदर जो इन्फ्लेमेशन है वो हो रही होती है। इसका भी पीछे प्रॉपर हमें काज का कोई नहीं पता, लेकिन हमें बस ये पता है कि हमारी जो स्किन है उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि आप लोगों के जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं। ये इधर नहीं लिखा, लेकिन ये आप लोगों को हेल्प करेगा, ये जो एक्स्ट्रा चीज मैं लिखवा रहा हूँ एमसीक्यू सोल्व करने में हेल्प करेगी। कि इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन है। और इसके अंदर स्किन की इन्फ्लेमेशन क्यों हो रही है, क्योंकि आप लोगों के जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो रहे होते हैं। टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की जो इन्फ्लेमेशन है वो हो रही होती है। और दूसरी बात ये, साथ में आप लोगों को एक और चीज आपने मस्त याद रखनी है कि आप लोगों के जो कैराटिनोसाइट्स हैं उनकी बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन हो रही है। एक तो आप लोगों के टी हेल्पर सेल जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं, साथ में आप लोगों को क्या मिल रहा है कि आपके जो प्रोलिफरेशन हो रही है किसकी, कैराटिनोसाइट्स की। इधर आप लोग लिख लें कैराटिनो साइट्स। अच्छा, अब आप लोगों को पता है कि कैराटिनोसाइट्स क्या होते हैं। ये आप लोगों के वो सेल्स हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कैराटिन। और कैराटिन क्या होता है, ये आप लोगों की जो स्किन की सबसे बाहर वाली लेयर होती है जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते होते हैं। ये उधर एक आप लोगों की प्रोटीन होती है जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो हार्ड हो रही होती है। अब वो वाला बंदा जिसके अंदर सोरियासिस है, उसके अंदर क्या है कि आप लोगों के जो कैराटिनोसाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। इट मीन्स कि वो जो कैराटिन है उसको बहुत ज्यादा बनाएंगे। जब वो कैराटिन को बहुत ज्यादा बनाएंगे, इट मीन्स कि उसकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी। जब उसकी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगी तो वो इस तरह करके स्किन के ऊपर प्लेक से बन जाएंगे। तो आई होप अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये जो सोरियासिस है इसके अंदर जो स्किन है वो हार्ड क्यों हो रही होती है। इसके अंदर आप लोगों के जो प्लेक है वो क्यों बन रहे होते हैं, प्लेक इस वजह से बने हैं क्योंकि आप लोगों के जो कैराटिनोसाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुए पड़े हैं। जब आप लोगों के कैराटिनोसाइट्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते होते हैं तो उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम आता है कि आप लोगों के नॉर्मली आपको पता है कैराटिनोसाइट्स जो होते थे वो कौन सी लेयर के अंदर होते थे, हमारी जो सबसे बाहर वाली लेयर होती थी जिसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते थे, उधर हमारे कैराटिनोसाइट्स होते थे। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ये देखें तो हमारी ये वाली जो लेयर थी स्ट्रेटम कॉर्नियम, इधर क्या होता था, इधर आप लोगों के जो सेल्स हैं उधर कैराटिन डिपॉजिट होता था। और ये वाला जो कैराटिन है इसकी वजह से हमें जो स्किन है वो हार्ड होती है। मेरी जो स्किन है वो हार्ड किसकी वजह से, क्योंकि इधर कैराटिन होता है। और हमने कहा था कि ये वाले जो सेल्स हैं ये ए न्यूक्लिएटेड होते हैं, मीन्स के इनके अंदर कोई न्यूक्लियस वगैरह नहीं होता। लेकिन वो बंदा जिसके अंदर सोरियासिस है उसके अंदर कुछ फाइंडिंग्स आपको मस्ट पता होनी चाहिए। एक तो आपको पता चल गया कि स्किन के ऊपर आप लोगों को प्लेक्स जो हैं वो मिल रहे होंगे। दूसरा क्या हो रहा है कि आप लोगों के जो कैराटिनोसाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। जब आप लोगों के कैराटिनोसाइट्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहे होते हैं तो आप लोगों की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा थिक हो जाती होती है। तो अगर आप लोगों की जो स्किन है उसकी हाइपरट्रोफी हो जाए, तो कल ही तो हमने पढ़ा था कि हम उसको क्या कहते होते हैं, उसको हम एकेंथोसिस कहते होते हैं। व्हाट इज एकेंथोसिस, दैट इज एपिडर्मल हाइपरप्लेजिया। कि अगर आप लोगों की जो एपिडर्मस है वो बहुत ज्यादा ग्रो करना शुरू कर जाए, वो बहुत ज्यादा थिक हो जाए, तो उसको हम एकेंथोसिस कहते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं ना कि आप लोगों की जो हमारी एपिडर्मस है, आपको पता है ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम किसकी लेयर है, हमारी एपिडर्मस की लेयर है ना। तो इधर क्या है कि आप लोगों की स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर बहुत ज्यादा कैराटिनोसाइट्स जो है वो एक्टिवेट हुए पड़े हैं, बहुत ज्यादा कैराटिन डिपॉजिट हो रहा है। इट मीन्स कि आप लोगों की जो एपिडर्मस है वो थिक हो जाएगी। इट मीन्स कि मुझे सोरियासिस के अंदर एक फाइंडिंग क्या मिल रही होगी, एकेंथोसिस मिल रही होगी। दूसरी बात ये कि ये जो कैराटिनोसाइट्स हैं अब वो प्रॉपर्ली डिवाइड नहीं हो पाएंगे, तो आप लोगों के ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है इधर आप लोगों को इसके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियस मिल रहा होगा। तो अगर आप लोगों को ये जो क्या कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम है इसके सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मिल रहा हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते होते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं पैरा कैराटोसिस। ठीक है, तो ये देखिए इट मींस कि मुझे क्या मिली होगी, पैरा कैराटोसिस। पैरा कैराटोसिस क्या है, रिटेंशन ऑफ न्यूक्लियाई इन स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, तो आप लोगों को पैरा कैराटोसिस मिल रही होती है, आप लोगों को जनाब दूसरा एकेंथोसिस मिल रही होती है। मींस कि आप लोगों की जो एपिडर्मस है वो थिक हो रही थी। ये सारे मसले क्यों हो रहे हैं, बिकॉज आप लोगों की दूसरा कैराटिनोसाइट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा ओवरली प्रोलिफरेट कर रहे होते हैं। दूसरा मैंने आप लोगों को क्या कहा था, आप लोगों के जो टी सेल्स
हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिवेट हुए पड़े हैं, आप लोगों की जो इन्फ्लेमेशन है वो बहुत ज्यादा हुई पड़ी है। बेसिकली क्या होता है कि आप लोगों के जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो बहुत ज्यादा इधर अकामुलेट हो जाते होते हैं, तो आप लोगों को जो तीसरी इधर आप लोगों के न्यूट्रोफिल्स कहाँ पे पहुंचे हुए होंगे, इधर स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर पहुंचे हुए होंगे। अब ये जो स्ट्रेटम कॉर्नियम के अंदर जब पहुंचे हुए होंगे तो देन क्या हो जाएंगे, ये इधर मर भी जाएंगे, तो आप लोगों के मरे हुए न्यूट्रोफिल्स को आप क्या कहोगे, पस कहोगे। अगर आप लोग ये जो पस है इसको एक दीवार के अंदर बंद कर दो तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम एब्सेस कहते होते हैं। बट इज एब्सेस दैट इज वर्ल्ड ऑफ कैविटी ऑफ पस, बट इज पस दैट इज डेड डब्ल्यूबीसीज। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज में अगर मोर स्पेसिफिकली इधर आपको मस्ट पता होना चाहिए कि इधर जो एब्सेस बन रही है वो किस वजह से बन रही है, क्योंकि आप लोगों के जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो इधर आए हुए हैं। न्यूट्रोफिल्स कहाँ पे आए हुए हैं, हमारी जो स्ट्रेटम कॉर्नियम है उधर आए हुए होते हैं। तो आप लोगों को ये जो तीन फाइंडिंग्स हैं, अगर वो ये एमसीक्यूज के अंदर आप लोगों को ये बता रहा है तो आपका जो डायग्नोसिस है वो सोरियासिस होना चाहिए। चलें जी, हम जरा बुक से पढ़ते हैं कि हमारी बुक वाला क्या लिखता है। वही मैं आप लोगों को बता रहा था कि इधर आप लोगों के प्लेक्स बने हुए होते हैं, स्पेशली आप लोगों की जो नीज हैं और जो एल्बोज है उधर आप लोगों के ये जो प्लेक्स हैं वो आप लोगों को मिल जाते हैं। एक एंथोसिस मिल रहा था, एक एंथोसिस क्या था, आप लोगों की जो एपिडर्मिस वो बहुत ज्यादा मोटी हो रही थी। उसके बाद पैराकेराटोटिक स्केलिंग क्या था कि आप लोगों के उधर जो सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मिल रहे थे, तो भाई ये स्ट्रेटम कॉर्नियम के सेल्स के अंदर आप लोगों को न्यूक्लियस मिल रहे थे। उसके बाद मनरो माइक्रो एब्सेसिस क्या है कि इधर आप लोगों की जो स्ट्रेटम कॉर्नियम होती थी उधर न्यूट्रोफिल्स अकामुलेट हुए पड़े हैं और उन्होंने क्या बनवा दिया, उन्होंने पस बनवा दी है। तो व्हाट इज मनरो माइक्रो एब्सेस, दैट इज कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल्स इन स्ट्रेटम कॉर्नियम। तो ये चीज आप लोगों को मिल रही होती है। अगर ये तीनों चीजें आप लोगों को मिल रही हैं, साथ में आप लोगों को प्लेक्स मिल रहे हैं, तो आपने आंखें बंद करके अपना जो डायग्नोसिस है वो सोरियासिस बना देना होता है। उसके बाद और साथ में क्या होगा कि आप लोगों की जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम है वो थिक हुई पड़ी होगी, जबकि आप लोगों की जो स्ट्रेटम ग्रेन्युलोजम है वो क्या है कि वो थिन हुई पड़ी होती है, वो तकरीबन एब्सेंट ही होती है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस बंदे के अंदर आप लोगों को ओस्पिट साइन मिल रहा होता है। अब ओस्पिट साइन क्या है कि अगर वो बंदा इधर से ये वाला जो प्लेक उसकी बॉडी के ऊपर बने हुए हैं ना, अगर वो इस प्लेक को रिमूव करेगा तो नीचे से जो ब्लड वेसल है वो ब्लीड करना शुरू कर देगी, तो इधर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको इसी तरह कहेगा कि वो बंदा क्या करता है, वो जब अपना वो जो ऊपर से क्या कहते हैं जो ऊपर प्लेक सा बना हुआ है जब उसको ऊपर से रिमूव करता है तो नीचे से क्या होता है, नीचे से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती होती है। तो इसको हम कहते होते हैं ऑस्पिट्स साइन। और ये वाला जो ऑस्पिट साइन है वो आप लोगों को सोरियासिस के अंदर पॉजिटिव मिल रहा होता है। अब ये जो ऑस्पिट साइन है वो आप लोगों को सोरियासिस के अंदर पॉजिटिव क्यों मिल रहा होता है, बेसिकली होता ये है कि आप लोगों की जो ब्लड वेसल्स है, नॉर्मली आप लोगों को पता है कि आपकी जो एपिडर्मिस है उसके अंदर कोई भी ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती। ठीक है, ये जो आप लोगों की एपिडर्मिस है इधर तक, ये जो इससे ऊपर ऊपर कोई भी ब्लड वेसल वगैरह नहीं होती। लेकिन इधर क्या होता है, ये आप देख सकते हैं कि इधर से लेके ये ऊपर आप लोगों की सारी जो है वो एपिडर्मिस है, नीचे आप लोगों की डर्मिस है। लेकिन ये वाला जो बंदा है जिसके अंदर सोरियासिस है उसमें क्या होगा, अब ये वाले जो पेपिले से बन रहे हैं ना, ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह करके आप लोगों के जो पेपिले से बन रहे हैं इनको हम कहते होते हैं डर्मल पेपिले। अब क्या होगा कि आप लोगों के ये जो डर्मल पेपिले हैं वो काफी ज्यादा इतने होगी ना, वो सारी आप लोगों की डर्मस होगी। और आपको पता है जो डर्मस है उधर क्या होते हैं, उधर आप लोगों की ब्लड वेसल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं रेड में बता देता हूँ कि इधर क्या होगी, इधर आप लोगों की ब्लड वेसल होगी। ये क्या हुआ है, ये बेसिकली आप लोगों के जो डर्मल पेपिले हैं वो काफी ज्यादा ऊपर तक चले गए हैं। जब वो ऊपर तक चले गए हैं तो नीचे से आप लोगों की जो क्या कहते हैं डर्मस है वो भी ऊपर तक चली गई, और ऊपर से आप लोगों की जो एपिडर्मस है इस एरिया से कम है। जब इस एरिया से कम है तो ऊपर से आप लोग ये वाला जो एरिया है, जब ये वाला जो स्केल है ये ऊपर से आप लोग रिमूव करोगे तो नीचे से ये जो ब्लड वेसल है वो एक्सपोज हो जाएगी और इधर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वाली जो ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही होती है इसको हम क्या कहते हैं, ऑन जब आप ऊपर से प्लेक रिमूव कर रहे हो और ये जो ब्लीडिंग हो रही होती है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑस्पिट्स साइन कहते होते हैं। तो आप लोगों को पिन पॉइंट ब्लीडिंग जो आप लोगों को मिल रही होती है, जब आप वो क्यों मिल रही होती है, क्योंकि आप लोगों का जो डर्मल पेपिल है वो एक्सपोज हो रहा है। क्यों एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि आप लोग जो स्केल है उसको रिमूव कर रहे होते हो। तो अगर आप लोगों को ये वाली सारी फाइंडिंग्स मिल रही है, कौन कौन सी, प्लेक, साथ में एक एंथोसिस, साथ में आप लोगों की पैराकेराटोटिक स्केलिंग, साथ में आप लोगों को माइक्रो एब्सेस और साथ में ऑस्पिट साइन, तो आंखें बंद के आपका आंखें बंद करके आपका जो डायग्नोसिस होना चाहिए वो सोरियासिस होना चाहिए। इसके अंदर आप लोगों के नेल्स भी इफेक्ट हो रहे होते हैं, तो नेल्स के अंदर गड़े से बन रहे होते हैं जिसको हम नेल पिटिंग कहते होते हैं, तो आप लोगों को नेल पिटिंग भी मिल सकती है। और इसके अंदर ये वाला बंदा अगर इसको साथ में जोड़ों का दर्द वगैरह भी स्टार्ट हो जाए तो उसको हम कहते होते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस, तो आप लोगों को वो वाली चीज भी मिल सकती है। आर्थ का जो वर्ड यूज होता है वो जॉइंट के लिए, आर्टिस मींस के इन्फ्लेमेशन, तो जॉइंट्स की भी इन्फ्लेमेशन। इसको हमने कहां पे पढ़ा
पढ़ा है, इसको हमने सीरोनेगेटिव स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस के अंदर पढ़ा है। ठीक है, आपने परेशानी होना जिन्होंने वो चीज नहीं पढ़ी हुई, ये मस्कुलोस्केलेटल का टॉपिक है। खैर ये था हमारा सोरियासिस का टॉपिक, जिसमें क्या था, जिसम के ऊपर बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा हार्ड प्लैक बन रहे थे। हार्ड प्लैक क्यों बन रहे थे? क्योंकि एक तो आप लोगों के जो कैराटिनोसाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा ओवरली प्रोलिफरेट कर रहे थे, जिसकी वजह से आप लोगों को क्या मिल रहा था, एक एंथोसिस वगैरह मिल रहा था, पैराकारोटिक स्केलिंग वगैरह मिल रही थी। उसके बाद आप लोगों की इन्फ्लेमेशन हो रही थी, तो इसकी वजह से आप लोगों को माइक्रो एब्सेसिस मिल रही थी। उसकी वजह से देन क्या था कि आप लोगों के डर्मल पेपिले अगर एक्सपोज हो रहे थे तो उधर से पिन पॉइंट ब्लीडिंग हो रही थी। और बाकी क्या था कि जो आप लोगों के नेल्स हैं उधर आप लोगों को नेल पिटिंग मिल रही थी। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक ऑफ सोरियासिस। देन आगे चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक आ गया रोजेशिया। अब ये वाला जो रोजेशिया वाला टॉपिक है, यहाँ से आया है आप लोगों का प्लेब का एमसीक्यूज। प्लेब का एमसीक्यूज किस तरह है वो मैं आप लोगों को आगे जाके पढ़ाता हूँ। देखें, रोजेशिया बिल्कुल सिंपल है, आप लोगों को जिस तरह एक्नी होती है ना, बिल्कुल उसी तरह एक्नी की तरह की ही डिजीज है। लेकिन इन दोनों के दरमियान में बेसिक डिफरेंस क्या है कि एक्नी के अंदर क्या हो रहा था, इन्फ्लेमेशन हो रही थी, हमारा जो पाइलोसेबेशियस यूनिट होता था उसकी इन्फ्लेमेशन हो रही होती थी। लेकिन ये जो है हमारा रोजेशिया, इसके अंदर क्या हो रहा है कि वही वही सेम बन रहा है कि पेप्यूल्स बन रहे हैं, पस्ट्यूल्स बन रहे हैं, जिस तरह हमें उधर मिल रहे होते हैं एक्नी के अंदर। लेकिन इधर कोई भी वो जो हमारा पाइलोसेबेशियस यूनिट है, जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं, उनकी इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही होती। तो वही ये रोजेशिया क्या है, ये भी आप लोगों की इन्फ्लेमेटरी स्किन कंडीशन है। इसके अंदर भी आप लोगों के रेड रेड आप लोगों को पेप्यूल्स और पस्ट्यूल्स मिल रहे थे, जिस तरह आप लोगों को उधर मिल रहे होते हैं क्या कहते हैं एक्नी के अंदर। लेकिन इधर आप लोगों के कोई भी कोमिडोन्स वगैरह नहीं होते। कोमिडोन्स क्या थे, नॉर्मली हमने पढ़ा था कि कल ही हमने पढ़ा था, इस तरह करके आप लोगों का हेयर जा रहा होता है, ठीक है, और इस तरह करके हमारा सेबेशियस ग्लैंड होता है। और क्या है कि इधर से आप लोगों का सेबेशियस ग्लैंड अपनी सेक्रेशंस जो है वो रिलीज कर रहा था। तो ये वाली जो सेक्रेशंस है ऊपर आप लोगों की स्किन के ऊपर आ रही थी। अगर क्या होता था कि ये वाले जो आप लोगों की सेबेशियस ग्लैंड की डक्ट थी, अगर ये इधर से ब्लॉक हो जाती थी, कोई डेब्रिस इसको ब्लॉक कर देता होता था, तो उसको हम कोमिडोन कहते होते थे। अब देखें, जब कोमिडोन इसको ब्लॉक करता था, पीछे से क्या हो जाती होती थी, इन्फ्लेमेशन हो जाती थी। अब ये जो रोजेशिया है, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, वो तो इन्फ्लेमेशन रही है, लेकिन कोई भी इधर से ब्लॉकेज वगैरह नहीं हो रही। कोई आप लोगों की ये जो सेबेशियस डक्ट है इसकी ब्लॉकेज नहीं हो रही, लेकिन क्या है कि पीछे इन्फ्लेमेशन हो रही है। जब आपको पता है इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो वही जारी सी बात आप लोगों को रेडनेस वगैरह मिल रही होगी, पेप्यूल्स पस्ट्यूल्स मिल रहे होते हैं। बस इनके दरमियान में सिर्फ एक यही डिफरेंस है कि जो रोजेशिया होता है, इसके अंदर आप लोगों की ब्लॉकेज के बगैर ही पीछे इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, जबकि आप लोगों की जो एक्नी होती है उसमें पहले कोई ना कोई चीज ब्लॉक कर रही होगी, मींस के पहले कोई ना कोई कोमिडोन होगा, और देन उसकी वजह से पीछे ब्लॉक ओके जो के इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। और जो प्लेब के अंदर एमसीक्यू, अब इसके अंदर एक और काम होता है। इसके अंदर एक और काम किस तरह होता है कि आप लोगों को फेशियल फ्लशिंग भी मिल रही होती है। फेशियल फ्लशिंग क्या होती है कि आपकी जो स्किन है उसका रेड हो जाना और हॉट हो जाना बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू स्किन। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फेशियल फ्लशिंग कहते होते हैं। तो ये फेशियल फ्लशिंग उस बंदे को कब होगी, जब वो बंदा फॉर एग्जांपल या तो अल्कोहल का कंजम्पशन करेगा या बहुत ज्यादा गर्मी के अंदर जाएगा, तो उसका जो फेस है वो रेड हो जाएगा और साथ में हॉट हो जाएगा। और साथ में क्या होगा, उसकी स्किन के ऊपर आप लोगों को पेप्यूल्स और पस्ट्यूल्स मिल रहे होंगे, ठीक है, और साथ में उसका जो नोज होगा वो इनलार्ज होगा, वो बड़ा सारा होगा। तो आप लोगों का ये जो नोज इनलार्ज हो रहा होता है वो बड़ा सारा होता है, तो इसको हम कहते होते हैं राइनोफाइमा। तो आप लोगों को जो रोजेशिया होती है इसके अंदर राइनोफाइमा मिल रहा होता है। राइनोफाइमा क्या है, आप लोगों की बल्बस डिफॉर्मेशन ऑफ नोज है। इसमें जो नोज होगा उसमें इस तरह करके बल्ब से बन जाएंगे, इस तरह करके ना आप लोगों की जो स्किन है वो बहुत ज्यादा थिकन हो जाएगी। तो नोज के मतलब नोज के ऊपर इस तरह करके बल्ब से बन जाएंगे। अब मेरे पास वो डायग्राम नहीं है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बल्बस डिफॉर्मेशन ऑफ यूर नोज कहते होते हैं। अब ये बल्बस डिफॉर्मेशन क्यों हो रही है, बिकॉज आप लोगों की स्किन की इन्फ्लेमेशन हो रही है। जब आप लोगों की स्किन की इन्फ्लेमेशन हो रही है तो देन आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की जो स्किन है वो इधर से थिकन हो जाती है। मेनली आप लोगों की नोज से थिकन हो रही होती है। तो आप लोगों की स्किन की नोज की ऊपर से जब आप लोगों की स्किन थिकन हो रही है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम बल्बस डिफॉर्मेशन ऑफ नोज कह रहे होते हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है इसको हम राइनोफाइमा कहते होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये वाली सारी चीजें जो है वो मिल रही होती हैं। अब आपका एमसीक्यूज किस तरह आता है, वो आपको कहेगा एक बंदा है मेरे पास आया है और उसकी फेस के ऊपर रेड रेड पेप्यूल्स और पस्ट्यूल्स वगैरह बने हुए हैं, उसका नाक में चेक करता हूं तो वो बड़ा सारा है, वो रेड सारा है, ठीक है। और साथ में क्या है कि वो बंदा जब अल्कोहल वगैरह की कंजम्पशन करता है तो उसका फेस जो है वो रेड हो जाता होता है। तो आपका जो डायग्नोसिस होना चाहिए वो एक्नी रोजेशिया होना चाहिए। उधर ना अकेला एक्नी है ना रोजेशिया है, इकट्ठा लिखा हुआ है एक्नी रोजेशिया। तो आपका जो डायग्नोसिस बन जाएगा वो एक्नी रोजेशिया बन जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अगला हमारा टॉपिक आ गया सिबोरिक केराटोसिस। अच्छा, अगर आप लोगों ने बूढ़े लोग देखे हैं, ठीक है, अगर आपने उनकी कमर देखी है या इस तरह करके,
तो अक्सर मतलब मैंने कुछ लोगों के अंदर देखा है कि उनकी स्किन के ऊपर ना इस तरह, जिस तरह मतलब ये दूसरा बार्ड्स नहीं बने होते, इस तरह की स्किन के ऊपर लीजन सी बनी हुई होती हैं। तो ये जो आप लोगों का सिबोरिक केराटोसिस है वो क्या है, ये पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, देन आप लोगों को ज्यादा इस चीज की अच्छे से समझ लगेगी। जस्ट 1 मिनट, ऊपर हो जाए यार। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ये देखें तो ये एक बॉडी फीमेल है, और इसमें अगर आप देख रहे हो इसका ये आप चेस्ट देख सकते हैं, तो इसकी स्किन के ऊपर ये लीजन सी बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं स्किन के ऊपर इस तरह करके लीजन सी बनी हुई है। इस तरह लग रहा है कि जैसे किसी ने ना ऊपर कोई जो थोड़ा सा मास्क लेके चिपकाया हुआ हो। ठीक है, तो इस तरह की जो लीजन्स बन रही होती हैं वो आप लोगों की सिबोरिक केराटोसिस के अंदर बन रही हैं। बट ये सिबोरिक केराटोसिस के अंदर लीजन का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये काफी ज्यादा सारी वेल डिमार्केटेड का मतलब होता है इनके प्रॉपर मतलब इस तरह करके बॉर्डर होते हैं, पिगमेंटेड पेप्यूल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, पेप्यूल्स या प्लेक्स बन रहे होते हैं, और इनकी जो सरफेस होती है वो ऊपर से ग्रीसी होती है। मतलब ये है ना कि हाथ लगाओगे तो ऊपर से स्लिप हो जाएगा, ग्रीसी सरफेस इसको कहते होते हैं, ये नहीं कि ऊपर से बहुत ज्यादा रफ होगी। जबकि हमने देखा कि हमारे पास जो था ना वो क्या कहते हैं सोरियासिस था, तो उसमें जो कंडीशन होगी ना उसमें जो लीजन बन रही होंगी वो बहुत ज्यादा रफ होती हैं, लेकिन ये वाली जो होती है ये वाली ग्रीसी होती है, और इस तरह लग रहा होता है कि जैसे ऊपर से किसी ने मांस सा चिपकाया हुआ हो। तो इसी वजह से ये वाली जो लीजन होती हैं इनको हम कहते होते हैं स्टक ऑन लीजन। ये मैं आप लोगों को बुक से दूसरा अंडरलाइन करवा देता हूँ। तो ये जो सिबोरिक केराटोसिस है ये भी आप लोगों की एक स्किन की कंडीशन है, जो कि मोस्टली आप लोगों के बूढ़े लोग जिनकी एज 50 साल से ज्यादा हो उनको अफेक्ट करती होती है, और ये मेनली उनका जो ट्रंक है उनको अफेक्ट कर रही होती है। ये वाला जो रीजन होता है इसको हम ट्रंक कहते होते हैं, तो ये मेनली जो ट्रंक है उसको अफेक्ट कर रही होती है, और इसके अंदर आप लोगों को जो लीजन्स मिल रही होती हैं वो स्टक ऑन लीजन्स मिल रही होती हैं। अब यहाँ से एमसीक्यूज नहीं आता, एमसीक्यूज आप लोगों को कहाँ से आता है, वो बंदा जिसको कोई कार्सिनोमा हो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, वो बंदा जिसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अडीनो कार्सिनोमा हो, उसके अंदर क्या होगा कि अचानक से उसका जो ये जो आप लोगों की चेस्ट है या बैक है उधर इस तरह की जो लीजन सी हैं वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम कहते हैं लेसर ट्रीलेट साइन। बट इज लेसर ट्रीलेट साइन एक वो बंदा जिसको जीआई गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अडीनो कार्सिनोमा हो, उसमें क्या हो कि अचानक से बहुत ज्यादा मल्टीपल सिबोरिक केराटोसिस बनना शुरू हो जाए, ये वाली लीजन्स बनना शुरू हो जाए, तो आपने समझ जाना है कि इस बंदे को क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली जीआई अडीनो कार्सिनोमा हो सकता है। इस पॉइंट को हम दोबारा रिपीट करते हैं। एक बूढ़ा बंदा मेरे पास आया है, उसकी एज मोर देन 50 ईयर्स है, और उसका जो ट्रंक है उसके ऊपर बहुत ज्यादा सिबोरिक केराटोसिस केराटोटिक लीजन्स बनी हुई हैं, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई हैं। अगर इस तरह की लीजन्स बनी हुई हैं जिस तरह मतलब वार्ड से होते हैं ना उस तरह की, जिसको उर्दू में आई थिंक मोका कहते होते हैं या पंजाबी में मोका, और मोके से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की अगर लीजन सी बनी हुई है तो आपका जो माइंड जाना चाहिए कि इसको बंदे को क्या हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली इंटेस्टाइन का अडीनो कार्सिनोमा हो सकता है। तो आप लोगों को इसी तरह का एमसीक्यू यूज आएगा, वो आपको कहेगा कि एक बंदा मेरे पास आया है और उसमें उसको क्या हुआ कि पिछले साल अचानक से ये बहुत ज्यादा उसकी जो ट्रंक है उसके ऊपर इस तरह की लीजन बन गई है, तो इसके अंदर कौन सा कैंसर होने के जो चांसेस हैं वो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर कौन सा कैंसर हो सकता है, तो आपने बताना है कि इसको जीआई अडीनो कार्सिनोमा हो सकता है। तो चलें जी हम जरा रीड करते हैं सिबोरिक केराटोसिस क्या है। इसमें आप लोगों की वेल डिमार्केटेड विरोशियस मतलब वार्ट लाइक, विरोशियस का मतलब होता है वार्ट लाइक बिनाइन स्क्वेमस एपिथेलियम, ये भी क्या है, ये भी आप लोगों का वही ट्यूमर है। किस चीज का ट्यूमर है, ये आप लोगों का कैराटिनोसाइट्स का ट्यूमर है। जिस तरह वो था ना हमारा क्या कहते हैं ये नेवस था। ठीक है, नेवस क्या था, नेवस भी आप लोगों का ट्यूमर था, लेकिन वो किस चीज का ट्यूमर था, वो था हमारे मिलेनोसाइट्स का ट्यूमर था। जबकि आप लोगों का ये वाला जो सिबोरिक केराटोसिस है ये भी एक बिनाइन ट्यूमर ही है, लेकिन ये किसका ट्यूमर है, ये आप लोगों के जो कैरेटिनोसाइट्स होते हैं उनका ट्यूमर है। जब ये कैरेटिनोसाइट्स बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे तो ये ऊपर मैसा बना देंगे, जो कि आप लोगों को जो लीजन्स है वो नजर आ रही होंगी, और इसमें क्या होगा आप लोगों को कैराटिन फील्ड सिस्ट मिल रही होती है। अगर आप लोग ये के वाली डायग्राम देखें तो ये इस तरह करके आप लोगों को सिबोरिक केराटोसिस के अंदर ये कुछ इस तरह की फाइंडिंग जो है वो मिल रही होती है। ठीक है, तो ये वाली इसको हम कहते होते हैं कि आप लोगों का स्टक ऑन लीजन जो है वो मिल रही होती है। अब ये वाली जो बात है ना कैराटिन फील्ड सिस्ट, बेसिकली ये मैं आई थिंक डायग्राम निकालना भूल गया, मैं देखता हूं अगर मुझे मिल गई तो। खैर, अब कैराटिन फील्ड सिस्ट का क्या मतलब है, आपको पता है जो कैराटिन है वो आपका कहाँ पे होता है, हमारी ये जो ये आप लोगों की एपिडर्मस आ गई, तो एपिडर्मस की ये वाली जो सबसे बाहर वाली लेयर है स्ट्रेटम कोर्नियम में कहते होते हैं। स्ट्रेटम कोर्नियम के अंदर क्या होता था, हमारे जो सेल्स होते थे इनके अंदर कैराटिन होता था जो कि हमारी स्किन को हार्ड कर रहा था। अब क्या हो कि ये जो इधर जो है इस तरह करके थैलियां सी बन जाए और उनके अंदर काफी ज्यादा कैराटिन अकामुलेट हो जाए, तो इनको हम कहते हैं कैराटिन फील्ड सिस्ट। तो आप लोगों को ये जो सिबोरिक कैराटोसिस है इसके अंदर क्या मिल रहा होता है, ये दूसरा क्या कहते हैं ये वाली सिस्ट मिल रही होती है, कैराटिन फील्ड सिस्ट मिल रही होती है। और ये क्या होती है, ये आप लोगों की काफी ज्यादा सारी लीजन सी बन जाती है और इनमें ना खारिश भी होती है। तो ये इची लीजन होती है, मोस्टली आप लोगों के बूढ़ों को अफेक्ट कर रही होती है, और इनके अंदर अगर किसी बंदे को अचानक से बहुत ज्यादा बनने शुरू हो गई है तो आपने जी आई अडीनो कार्सिनोमा के बारे में सोच लेना है।
देन आगे आ जाते हैं, आगे हम बात करते हैं वार्ड के बारे में, ठीक है। अब वार्ड क्या होता है और वार्ड क्यों होता है, वार्ड को हम तो क्या कहते होते हैं, वेरुशाई कहते होते हैं, या इसको हम वार्ड्स भी कहते होते हैं, वेरुका कहते होते हैं, सॉरी, इसको हम वेरुका कहते हैं या वार्ड्स भी कहते होते हैं। अब इसके अंदर हो क्या रहा होता है, आपको वार्ड जो है वो बन क्यों रहा होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग ये देख रहे हैं कि ये जो एन वाली डायग्राम है, इस तरह करके कुछ आप लोगों के वार्ड्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, ये एम वाली में और एन वाली में, ये वाला जो वार्ड जो कि आप लोगों का एनस के ऊपर या जेनिटल्स के ऊपर हो रहा होता है, उसको हम कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम कहते होते हैं। जबकि वो वाला वार्ड जो कि बाकी सारे ऑर्गन्स के ऊपर हो रहा होता है, उसको हम सिंपल वार्ड कह देते होते हैं या वेरुका कह देते होते हैं। अब इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये बेसिकली आप लोगों की एक वायरस होती है, उसको हम कहते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। अब ये वाली जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये क्या करती है, ये बहुत ज्यादा सेल्स को ओवर प्रोलिफरेट करवाना शुरू कर देती है। कौन से सेल्स को, आप लोगों की जो एपिडर्मस के सेल्स है ना, उनको बहुत ज्यादा ओवर प्रोलिफरेट करवाना शुरू कर देती है। तो अब क्या होगा, जब ये आप लोगों की एपिडर्मस के सेल्स को बहुत ज्यादा ओवरली प्रोलिफरेट करवाना शुरू कर देगी, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों की एपिडर्मस आ गई, इधर के सेल्स बहुत ज्यादा ओवरली प्रोलिफरेट कर रहे हैं, तो वो इस तरह करके ऊपर एक मैसा बना देंगे। तो वो क्या है, इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम वार्ड कह देते होते हैं। ये जो वार्ड है वो कैसे बन रहा है, वो आप लोगों की ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से बन रहा होता है। और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस क्या कर रही है, आप लोगों की जो एपिडर्मस है उसका हाइपरप्लेजिया करवा रही होती है। जब हाइपरप्लेजिया करवा रही है तो उसकी वजह से आप लोगों का वार्ड बन रहा होता है। दूसरा आप लोगों को क्या मिल रहा होता है, हाइपर कैराटोसिस मिल रहा होता है, मतलब कि आप लोगों की जो स्किन है उसके अंदर बहुत ज्यादा कैराटिन जो है वो डिपोजिट हो रहा होता है। तीसरी आप लोगों को काइलोसाइटोसिस मिल रही होती है। काइलोसाइटोसिस होता है कि आप लोगों का, फॉर एग्जांपल ये आप लोगों का सेल है और इसके अंदर ये वाला न्यूक्लियस है, तो ये सेल के दरमियान में न्यूक्लियस और देन ये जो साइटोप्लाज्म है, अगर ये बिल्कुल आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा हो तो इसको हम कहते होते हैं काइलोसाइटोसिस। ये बेसिकली आप लोगों के हिस्टोलॉजी की फाइंडिंग है। बट इज काइलोसाइटोसिस दैट इज क्लियरिंग ऑफ साइटोप्लाज्म अराउंड न्यूक्लियस। जिस आप देख सकते हैं कि इसका साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर है, तो इसको मैं क्या कहूंगा, काइलोसाइटोसिस। तो आप लोगों को काइलोसाइटोसिस मिल रही है, कैराटिन काफी ज्यादा मिल रहा है, आप लोगों की जो एपिडर्मिस है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रही होती है। तो ये क्या बनवाती है, सॉफ्ट टैन कलर्ड कॉलीफ्लावर लाइक, जिस तरह गोभी होती है उस तरह का पेप्यूल जो है वो बना देती होती है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि इसको क्या बना हुआ है, इसको जनाब वेरुका या वार्ड बना हुआ है। तो ये वाली प्रॉब्लम जो है हो रही होती है। अब इसको आपने ट्रीट कैसे करना होता है, ये बेसिकली या तो खुद ब खुद ही ठीक हो जाता है, मतलब अगर आप लोगों की जो WBCs है वो खुद ब खुद ही इस पे अटैक कर दें वायरस पे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही खत्म हो जाता है। या कुछ बंदे इसकी सर्जरी करवा के इसको ऊपर से रिमूव करवा देते होते हैं, और ये एक बिनाइन कंडीशन है, इसमें आगे कैंसर के चांसेस एज सच कोई नहीं होते। देन आगे हमारी अर्टिकारिया। अब ये अर्टिकारिया क्या है, ये सिंपली आप लोगों की खारिश है। अगर आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप लोगों को कहीं पे बहुत ज्यादा खारिश हो जाए तो उधर धप्पड़ से बनने लग जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग ये वाली डायग्राम देख रहे हो तो इसकी स्किन के ऊपर ना वो व्हील से बने हुए हैं, जो कि हमने कल पढ़ा था कि व्हील क्या था, आप लोगों का एक बॉडी के ऊपर उभार सा बन रहा था और वो क्या होता था, वो स्मूथ होता था, ठीक है। तो ये क्या है, अर्टिकारिया क्या है कि इसमें बंदे की स्किन के ऊपर, ये भी जाहिर सी बात है आप लोगों की स्किन की इन्फ्लेमेशन ही हो रही है, ये भी आप लोगों का एक एलर्जिक रिएक्शन ही है। अब इसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों की स्किन के अंदर काफी ज्यादा नीचे फ्लूइड अकामुलेट हो जाएगा, तो जिसकी वजह से आप लोगों की जो स्किन है वो ऊपर उभर आएगी। तो वो जो स्किन आप लोगों के ऊपर उभर आती होती है, तो इसको हम क्या कहते होते हैं, इसको हम पंजाबी में आई थिंक दप्पड़ कहते हैं, और ये आप लोगों का इंग्लिश के अंदर हम इसको व्हील्स कहते होते हैं। तो आप लोगों को ये जो व्हील्स हैं वो मिल रहे होते हैं, और आपको पता है इधर खारिश जो है वो बहुत ज्यादा होती है। अक्सर अगर आप लोगों को किसी चींटी ने काटा हो या किसी चीज ने काटा हो तो उसके बाद भी आप लोगों के ये जो व्हील्स हैं वो बन जाते होते हैं। तो ये जो आप लोगों का अर्टिकारिया है, ये आप लोगों का स्किन का एक एलर्जिक रिएक्शन है, जिसमें स्किन के ऊपर व्हील्स बन रहे होते हैं और इनके ऊपर आप लोगों को बहुत ज्यादा खारिश हो रही होती है। इसका दूसरा नेम जो होता है वो हाइव्स होता है। तो आपको पता है जब आप लोगों का एलर्जिक रिएक्शन होता है तो इसमें आप लोगों के जो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं वो मास सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, और ये जो मास सेल्स हैं ये डीग्रेनुलेट करते होते हैं, और इधर से क्या हिस्टामीन रिलीज होता है, और ये जो हिस्टामीन है बेसिकली यही तो खारिश करवा रहा होता है। ये चीज हमने पहले बहुत दफा पढ़ चुकी है, ठीक है। तो अब क्या है, आप लोगों का अर्टिकारिया क्या है, इसमें आप लोगों की जो मास सेल्स हैं वो डीग्रेनुलेट हो रहे हैं, वो हिस्टामीन को रिलीज कर रहे होते हैं। अब मास सेल्स क्यों डीग्रेनुलेट हो रहे हैं, जाहिर सी बात है कोई एलर्जन आएगा। फॉर एग्जांपल मुझे किसी चीज ने काट लिया या मैंने बॉडी पे कोई ऐसी चीज लगाई, ठीक है, और वहां पे धप्पड़ से बन गए, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, अर्टिकारिया कह देता होता हूं। तो जनाब ये था हमारा अर्टिकारिया, जिसमें मास सेल डीग्रेनुलेट करते हैं, हिस्टामीन रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, आप लोगों की जो स्किन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा खारिश हो रही होती है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है, आप लोगों की जो डर्मस है उसका डीमा हो रहा है, उधर बहुत ज्यादा फ्लूइड जो है वो अकामुलेट हो रहा होता है। इसकी वजह से आप लोगों को ये जो व्हील्स हैं या हाइव्स हैं ये मिल रहे होते हैं। अब ये क्या है, ये आप लोगों का एलर्जिक रिएक्शन है, तो इसको जाहिर सी बात है आप लोग ट्रीट कैसे करोगे, एंटी एलर्जिक्स देके आप लोग इसको ट्रीट कर लेते होते हो। अगर आप लोगों को किसी चीज ने काट लिया है तो सबसे पहले चीज, अगर आप लोग नहीं चाहते कि उधर सोजश हो, बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग एंटी एलर्जिक जो है वो ले सकते होते हो। अगर फॉर एग्जांपल किसी चीज ने काटा है और आपका सांस भी तंग हो रहा है, तो उस केस में आपने डायरेक्टली जो है वो एंटी हिस्टामिनिक इंजेक्शन लगाना होता है। एविल का
का इंजेक्शन है वो आप लोगों ने लगवा लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी मक्खी ने काट लिया है और किसी कुछ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एलर्जिक रिएक्शन हो जाता होता है, तो उसमें आपने बिल्कुल सोचे समझे बगैर जाके डायरेक्ट इंजेक्शन लगवाना होता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको किसी चीज ने काटा है और उसकी वजह से थोड़ी बहुत आप लोगों की इन्फ्लेमेशन सी हो रही है, तो उस केस में आपने क्या करना होता है, सिंपली ये जो एंटी हिस्टामिनिक एंटी एलर्जिक टैबलेट लाइक सिट्राजिन दे सकते हो, उसके बाद लोराटिडिन वगैरह वो ले सकते हो, तो उससे वो चीज ठीक हो जाएगी। खैर ये था हमारा अर्टिकारिया का टॉपिक जिसमें एलर्जिक रिएक्शन की वजह से आप लोगों की जो स्किन है इन्फ्लेमेशन हो रही थी और उधर क्या बन रहे थे, उधर जनाब व्हील्स बन रहे थे। देन हमारा आ गया लास्ट वन जो कि है कैराटोसिस पिलैरिस। अब ये जो कैराटोसिस पिलैरिस है इसके अंदर क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो काफी ज्यादा उसके अंदर जो कैराटिन है ना वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपको पता है ये जो कैराटिन है ये क्या होता है, हार्ड होता है। इट मींस कि इसकी वजह से आप लोगों की जो स्किन है वहां वहां पे जहां जहां पे कैराटिन बहुत ज्यादा होगा वहां पे बहुत ज्यादा हार्ड वाले बम्प बने हुए होंगे। तो ये जो आप लोगों का कैराटोसिस पिलारिस क्या है, इसके नेम से ही जा रहा है कि आप लोगों का कैराटिन का प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये जो फॉलिक्यूलर बेस्ड आप लोगों के पेप्यूल्स बने होते हैं क्योंकि आप लोगों का कैराटिन जो है वो उधर बहुत ज्यादा हो रहा होता है, तो ये मेनली आप लोगों की जो एक्सटेंसर सर्फेसिस ऑफ आर्म्स और थाइज को अफेक्ट कर रहा होता है। एक्सटेंसर सर्फेसिस का मैंने आप लोगों को बता दिया। फॉर एग्जांपल आर्म की बैक, जिस तरह आप लोगों की एल्बो की बैक होती है तो उसको आप एक्सटेंसर सर्फेस कहते हो, सामने वाली सर्फेस जो है उसको आप फ्लेक्सर सर्फेस कहोगे। तो आप लोगों का ये मेनली एक्सटेंसर सर्फेस पे इस तरह करके थिक से प्लग बने हुए होंगे, थिक से बम्प से बने होंगे। तो जनाब ये था हमारा कैराटोसिस पिलैरिस का टॉपिक और यहाँ पे हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होता है।